We're having first session of Contract Act today, right? और as far as Contract Act is concerned, सबसे पहले देखो कितना टाइम इसमें लगेगा, क्या क्या कवर करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट? सो इसको सबसे पहले आप क्लियर कर लें. एज फार एज HPGS इज कंसर्न, अगर मैं खास बात करूं तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, सेक्शन 1 से लेके 75 तक, 1 to 75, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया. सेक्शन नंबर 1 till 75 आपके, एज फार एज यू आर टारगेटिंग HP, हिमाचल जुडिशरी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे मेंस की आप बात करो चाहे प्रीलिम्स की बात करो, 98% एरिया जो है वो यहीं से है. इसके आगे का जो एरिया दैट इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें बहुत ऑफ बीट एरिया कभी कभी पूछते हैं, एक आधा सवाल कोई डाल देंगे, अदरवाइज नहीं डालते हैं, राइट? सो कॉन्ट्रैक्ट को जो आप लोग पढ़ोगे, अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देर आर 2 सेगमेंट्स वी आर हैविंग. 2 सेगमेंट्स हैं. एक के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? वन इज द बेसिक प्रिंसिपल्स, आप लोग कॉपी पे बना लेना ये सारी चीजें. वन आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, और बेसिक प्रिंसिपल्स में एज आई सेड सेक्शन नंबर 1 till सेक्शन नंबर 75 इज इंपॉर्टेंट, नथिंग मोर देन दिस. यही इंपॉर्टेंट है. और जैसे मैंने कहा कि 98% यहीं से एग्जाम में सवाल आते हैं. इसके बाद जो आपका एरिया दैट इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत माइन्यूट कभी सवाल डालेंगे तो एक सवाल डाल देंगे, अदरवाइज ना ही डालें, ऐसा आप देखने को मिलेगा. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या चीजें आपको मिल जाती हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट आ जाता है बेलमेंट का, ठीक है? तो सिर्फ ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बेलमेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी है, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर आपका प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो ये अलग अलग तरह के कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको एक जर्नल बात बता रहा हूं कि देर आर सर्टेन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स वी आर हैविंग, देर आर सर्टेन जर्नल प्रिंसिपल्स वी आर हैविंग. हमारा मेन ओरिएंटेशन यहां पे रहेगा. ये एरिया डिस्कस करने के लिए अप्रोक्सीमेटली आई विल टेक अराउंड 20 सेशंस, अराउंड मतलब लगभग 20 सेशन, 18 सेशन, 19 इतने लगेंगे. अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 40 आवर्स, ठीक है? 40 घंटे आप लोगों को ये एरिया पढ़ना है. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इट विल टेक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 days, 7 to 8 days, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको छोड़ दोगे और एक आधा सवाल भी 10 नंबर का आ गया तो दिक्कत हो जाती है. जैसे कभी कभी इंडेमनिटी पे सवाल डालते हैं, श्योरिटी पे सवाल डालते हैं, लाइबिलिटीज ऑफ श्योरिटी पे सवाल डालते हैं. तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि इस एरिया की इंपॉर्टेंस शायद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक सवाल 2 सवाल मेंस में आने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, राइट? नंबर 2, as far as 1 to 75 is concerned, ऑलमोस्ट जहां तक मेरा अंदाजा है, हम लोग लगभग 72 सेक्शंस जो हैं वो क्लास में डिस्कस कर लेते हैं. 70 के आसपास तो करेंगे ही, ठीक है? अब उन 70 सेक्शंस में इट इज नॉट लाइक कि वी आर टेकिंग अप डेफिनेशंस देन वी आर टेकिंग अप सेक्शंस एंड ऑल. वो तरीका नहीं है. तरीका प्रॉपर एक सिस्टमाइज वे से हम लोग चलेंगे कि एक एक टॉपिक को हम फिगर आउट करते हुए चलते जाएंगे. हो सकता है आप बहुत सारे ऐसे सेक्शन, जैसे सेक्शन नंबर 50, 55, 56, वो इनिशियल पार्ट में कर लें और कुछ सेक्शन आप बाद में कर रहे होंगे, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि जी हमें सेक्शन वाइज चलाओ, क्योंकि सेक्शन वाइज पढ़ने का तरीका अडॉप्ट नहीं करना है आपने, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, व्हाट यू पीपल अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में संविदा कहते हैं, संविदा, ठीक है? 2 लोगों के बीच में जब अनुबंध हो जाए, अनुबंध इसको एग्रीमेंट को कहा जाता है, ठीक है? अनुबंध किसको कहेंगे? एग्रीमेंट को. ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि कल को जब आप ट्रांसलेशंस करते हो तो ट्रांसलेशन में वर्ड आ गया अनुबंध, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना. अनुबंध का मतलब क्या है? एग्रीमेंट. और संविदा वर्ड जब आता है तो कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं, संविदा, ठीक है? भारतीय संविदा अधिनियम, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो रही है, ठीक है? सो व्हाट यू पीपल अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म कॉन्ट्रैक्ट. मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूं इस विषय पे. एक वर्ड पे एक चर्चा है, बताइए कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं? रंजना.
एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है। दैट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट विच मस्ट बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। तो यहीं से एक दूसरा मेरा काउंटर सवाल आता है कि एग्रीमेंट क्या है। प्रॉमिस होते हैं, ठीक है। तो आपने जो कुछ कहा उसमें आपने एक रिटर्न वर्ड की रेफरेंस डाली, मैं उसको इग्नोर करूंगा, क्योंकि एग्रीमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न में ही हो, राइट। वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर लॉ कहता है कि रिटर्न में ही करना है तो रिटर्न में करना पड़ेगा। बहुत सारे लॉज ऐसे हैं, जैसे आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, आपने देखा कभी मौखिक ओरली प्रॉपर्टी सेल आउट होगी? नहीं हो सकती। अगर प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपए से ज्यादा है वो रिटर्न में ही करना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम एग्रीमेंट वर्ड को डिनोट करते हैं तो एग्रीमेंट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटर्न, बट अगेन मैं कहूंगा कि डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रिटर्न में करना है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। लेकिन दूसरी जो चीज मुस्कान आपने कही कि एग्रीमेंट में प्रॉमिस होते हैं, तो प्रॉमिस वर्ड आपने बिल्कुल ठीक कहा। एग्रीमेंट इज बेसिकली ए सेट ऑफ प्रोमिसेस, दो लोगों के बीच में प्रॉमिस है, राइट। हाँ ठीक है, जब दो लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया कुछ करने के लिए, प्रॉमिस कर लिए, तो वो एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। एंड इफ दैट एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो बहुत बेसिक सी टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारे सामने आ गई। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट जो है, आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को आप लोगों ने देखा है? मतलब आप यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स और यू आर लॉ ग्रेजुएट्स, सो हाउ यू सी कॉन्ट्रैक्ट्स इन योर डेली लाइफ? एक तो सिविल नेचर तो है ही है, चलो ठीक है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देखते हैं? ठीक है, आप शॉप पे गए, आपने कुछ खरीदा और आप आ गए पैसे देके, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही गया, ठीक है। कैसे हुआ? हाँ, कि आप लेट सपोज, एक बेसिक सा एग्जांपल है कि आप एक दुकानदार के पास कुछ सामान लेने गए, आपने सामान लिया और आपने पैसे दिए, सो यू आर प्रॉमिसिंग टू पे मनी और यू पेज मनी एंड द शॉपकीपर इज गिविंग यू अ प्रोडक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कोई रिटर्न में तो नहीं हुआ, यहां पे ओरली हुआ सब कुछ, है ना। आपकी लिखित में तो नहीं जाते मेरे ख्याल से कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मुझे ये सामान दे दो, ऐसा तो नहीं होता है। सो इट इज बेसिकली समथिंग विच इज अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ लेजर, इज नॉट अ जोक ऑफ अ लेजर टाइम। ऐसा नहीं है मजाक मजाक में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दुकानदार ने आपको एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेचा तो आप तो वकील हो, तो पहुंच जाओगे कंज्यूमर कोर्ट में, राइट। सिमिलरली अगर आपने दुकानदार को पूरे पैसे नहीं दिए तो भी दिक्कत। इसीलिए एक टर्म जिसको मैंने यहां पे कहा कि लॉर्ड स्टेवल ने ये टर्म कही थी, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ जोक ऑफ अ लेजर टाइम। ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए फ्री में बैठे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं, आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जनरेट हो जाती हैं, राइट। ये हमें, अब आपने यहां पे कल एडमिशन लिया बहुत सारे बच्चों ने, क्या ये लेजर टाइम में हमने कोई जोक क्रिएट किया है? नहीं। If I am not going to deliver my services, you people can sue me. And if you people are not going to pay me money or my charges, I can sue you. Right? वैसे तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि आप इसको ऐसा मजाक मजाक में नहीं कह सकते, ठीक है। अपने कॉन्सिक्वेंसेज है अगर आप उस तरीके से इसको समझते हो, है ना। और आप लोग तो यू पीपल आर लॉ ग्रेजुएट्स, यू पीपल आर एडवोकेट्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू ऑल, आप सब लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है। दूसरी चीज देखो, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 7 में आता है। कहां पे आता है? कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 7 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। कितनी तरह की लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 3 टाइप्स आर देयर। कौन कौन सी? हाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। और कोई भी लॉ अगर कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता हो तो उसका क्या मतलब होता है? दैट
सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन मेक लॉज एंड इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट द लॉ मेड बाय सेंटर विल प्रिवेल, है ना। इसका मतलब क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा है, एंट्री नंबर 7 आपको वहां पे मिलेगी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपको टर्म मिलेगी। इसका मतलब ये पर्टिकुलर लॉ हमारा सेंट्रल के द्वारा पास किया गया लॉ माना जाएगा। लेकिन क्या ये सेंट्रल लॉ है? क्या ये हमारी पार्लियामेंट ने पास किया? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है? 1872 का है सर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ऑफ 1872। तो 1872 में कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? थे कोई प्रेसिडेंट? नहीं थे। किसका राज शासन था? ब्रिटिशर्स का था। सो यू कैन से दैट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेसिकली अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, राइट? ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो इस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की आज की डेट में रेलेवेंसी कैसे बन रही है? हाउ इट इज रेलेवेंट टुडे? ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका एक तो आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले कोई कानून चल रहे हैं और वो कानून हमारे संविधान के साथ कंसिस्टेंट हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट हैं, तो हम उस लॉ को सेट असाइड नहीं करते, वो लॉ प्रिवेल करेगा, राइट? अच्छा, फिर ना एक जर्नल सी चीज जो है वो हमेशा आपको, कोई भी लॉ जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक चीज समझनी जरूरी होती है कि इस लॉ का नेचर कैसा है। क्या ये लॉ कंसोलिडेट है, एग्जॉस्टिव है, या इस लॉ को अकेले पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इसके साथ कुछ और भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। जब भी मैंने एक टर्म कही दैट वेदर अ पर्टिकुलर लॉ इज एग्जॉस्टिव और नॉट, तो उसका टेस्ट होता है उसका प्रियम्बल। हर लॉ का एक प्रियम्बल होगा, जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक प्रियम्बल जो है वो कहता है इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। यहां से दो चीजें आप लोगों के लिए जरूरी हो गई। एक, इसने ये वर्ड यूज किया सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब ये लॉ अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के पार्ट्स को रेगुलेट करेगा जो इसमें लिखे हुए हैं, बाकियों के ऊपर ये बात नहीं कर रहा है, राइट? इसका मतलब आप मुझे एक बात बताओ, आपको अगर किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो क्या मैकेनिज्म क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको सेल आउट करना चाहते हैं, तो व्हाट थिंग्स यू विल डू सो दैट प्रॉपर्टी इज सोल्ड आउट? क्या करेंगे आप? सबसे पहले, अरे सेल डीड के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए ना, क्या करेंगे सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले आप पार्टी ढूंढेंगे। और पार्टी कैसे ढूंढी जाएगी? ठीक है, दो तरीके हैं। या तो आपने किसी व्यक्ति को ऑफर दिया कि जी मैं जमीन बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? दूसरा है कि आपने कहीं पे बोर्ड लगा दिया कि ये जमीन बिकाऊ है। देयर आर टू प्रोसेसेस टू गेट अ पार्टी। दो तरीके हैं, या तो आप किसी व्यक्ति को सीधा सीधा खुलेआम ऑफर दे दो कि जी मेरी जमीन है, इतने मरला जमीन है, इतनी कीमत है, आप खरीदोगे? तो हम कहेंगे आपने ऑफर दिया है। दूसरा मैंने कहा कि आप लोगों ने एक बैनर लगा दिया, क्या लिखेंगे इसमें? व्हाट यू विल राइट इन दिस? कि ये जमीन बिकाऊ है, कांटेक्ट करें, राइट? इन दोनों में डिफरेंस है सर। क्या डिफरेंस है? द फर्स्ट वन इज यू आर मेकिंग एन ऑफर। आपने, जैसे आप मिस्टर ए हो, आपने बी को कहा कि मेरी जमीन है, मैं बेचना चाहता हूं, तो हम कहेंगे आप ऑफर कर रहे हैं, राइट? वो खरीदे ना खरीदे, माने ना माने, वो अलग बात है, लेकिन आपने ऑफर किया। दूसरे सिनेरियो में आपके पास कोई पार्टी नहीं है, आपने एक बैनर लगा दिया ये जमीन बिकाऊ है। आप दुकानों में जाते हो तो लिखा होता है सेल, तो क्या उन्होंने ऑफर किया आपको? नहीं, दे आर इनवाइटिंग यू, ठीक है? तो जब आपने कोई बोर्ड लगा दिया, कोई पब्लिकेशन करी कहीं पे, तो हम कहेंगे कि आपने इनविटेशन किया है, यू आर मेकिंग एन इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। अब लोग आपके पास अप्रोच करेंगे कि साहब वो आपका बोर्ड देखा था जिसमें लिखा है कि आपकी जमीन बिकाऊ है, कहां पे है? धर्मशाला में है, कितने की दे रहे हो?
सो आप ऑफर कर रहे हो कि वो कर रहा है? आपने तो इनविटेशन दिया था ना। अब लोग आपको ऑफर दे रहे हैं कि हम आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, राइट? तो अगर आप मिस्टर ए हो, दोबारा से एक बार बताएंगे, अगर आप मिस्टर ए हैं, आपने बी को कहा कि मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूं, तो हम क्या कहेंगे? यू आर मेकिंग एन ऑफर, ठीक है? लेकिन वहीं पे आपने किसी को बोला नहीं, आपने जमीन के बाहर एक फट्टा लगा दिया, बोर्ड लगा दिया कि ये जमीन बिकाऊ है, अपना नंबर आपने ड्रॉप कर दिया, आपने किसी को ऑफर नहीं किया। सर, यू आर नॉट मेकिंग एन ऑफर, आपने सिर्फ एक इन्विटेशन क्रिएट किया है। अब लोग आपका बोर्ड देख के आपको कॉल कर रहे हैं, तो लोग आपको ऑफर दे रहे हैं। अब एक व्यक्ति ने आपको फोन किया कि जी आपकी जमीन बिकाऊ है, मैं खरीदना चाहता हूं, 10 लाख रुपए दूंगा। आपने कहा नहीं नहीं, 10 लाख में नहीं बेचूंगा। तो एक्सेप्टेंस आप कर रहे हैं, ऑफर सामने वाला कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन एज अ केस में भी, मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति खरीदार मिल गया, आपने ऑफर किया या उसने ऑफर किया, एज द केस में भी, जैसे फर्स्ट सिनेरियो में आप ऑफर कर रहे हो, दूसरे वाले केस में खरीदने वाला ऑफर कर रहा है कि मैं खरीदना चाहता हूं नाउ। और आप क्या क्या करोगे? ठीक है, चलो एक तो आ गया कि जी ऑफर आया, तो ऑफर की एक्सेप्टेंस भी जरूरी है, जरूरी है कि नहीं है? ठीक है, तो जब पार्टीज के बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस आ गए, और वो कैसे होगा उसकी लीगल टर्मिनोलॉजी है, वो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए और बी के अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन लेट सपोज ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, अब आप क्या करोगे? मेरा सवाल है आपसे, आप अपनी जमीन बेचना चाहते हो, तो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट तक आप कैसे पहुंचोगे? मैंने दो चीजें कही हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस। तो ऑफर, मैं लीगल टर्मिनोलॉजी अगर कहूं तो 2 क्लॉज ए आपको कहता है ऑफर के बारे में, और 2 क्लॉज नंबर बी आपको एक्सेप्टेंस के बारे में डिनोट कर देगा। ठीक है, चलो फिर आप क्या करोगे? कंसिडरेशन की बात करोगे, ठीक है। चलिए, कंसिडरेशन भी मिल गया या फ्यूचर में मिलेगा, एज द केस में भी, क्योंकि कंसिडरेशन के लिए जरूरी नहीं है कि मौके पे ही मिले, इट कैन बी पास्ट, इट कैन बी प्रेजेंट, इट कैन बी फ्यूचर। ठीक है, अब कंसिडरेशन की जब बात आई, तो मैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर डी और सेक्शन नंबर 25 लिख रहा हूं, यहां पे कंसिडरेशन कवर हो गया। अब कभी बेची है जमीन, या देखा है कभी बिकती है, कैसे बिकती है? तो जब आप किसी को जमीन बेचते हो तो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आपने सीधा ही जाके सेल डीड करवा ली, आपने पार्टी को लिया, आपने कहा कि भैया पैसे डाल खाते में, चल सेल डीड करते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि आपने आज एग्रीमेंट कर लिया, जिसको देसी भाषा में हम बयाना कहते हैं, कि जी आपने बयाना कर लिया। बयाना मींस एग्रीमेंट, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के साथ अनुबंध कर रहा है। क्या कर रहा है? अनुबंध कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं अपनी जमीन आपको दूंगा, आप मुझे इतना पैसा दोगे, आज एडवांस मनी मैंने इतना रिसीव कर लिया है, फलानी डेट तक हम जो है सेल डीड रजिस्टर करेंगे। सो ये जो टर्म्स आपने डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में कर ली, इसको हम कहेंगे इट इज एन एग्रीमेंट। लेकिन एग्रीमेंट में और सेल डीड में बहुत अंतर है। आप जो बयाना करते हैं, बयाने का जो एग्रीमेंट आपने किया, जिसमें आपने एडवांस मनी रिसीव कर लिया और आपने कहा कि हम 3 महीने बाद सेल करेंगे, राइट? सो ये एग्रीमेंट है सिर्फ, इसकी कोई लीगल वैलिडिटी जो है वो आपको कोई राइट्स क्रिएट करके नहीं देगी। बायर विल नॉट गेट एनी राइट ओवर द प्रॉपर्टी मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। कोई अधिकार नहीं। प्रॉपर्टी आज भी मिस्टर ए की है और बी के पास सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट की कॉपी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब इसी एग्रीमेंट के बेसिस पे आप कल को सेल डीड ड्राफ्ट करवाते हो, तो सेल डीड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसीलिए दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। सेल डीड इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों को जब हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं तो इसे हम कहते हैं एग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीमेंट फॉर सेल, कि इस एग्रीमेंट में जो लिखा है इन टर्म्स के बेसिस पे सेल होगी, और सेल डीड जो होती है उसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ सेल। दोनों में अंतर है, एग्रीमेंट फॉर सेल, एग्रीमेंट ऑफ सेल। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, तो अब यहां पे ये बेसिक चीज है बेटा, कि दिस एग्रीमेंट इज मेयरली फॉर सेल, कि इस एग्रीमेंट में जो लिखा है उसके आधार पे सेल होगी। और जब सेल डीड आपने बनाया तो इट इज कंसीडर्ड टू बी एग्रीमेंट ऑफ सेल। तो फॉर और ऑफ का डिफरेंस है, फॉर और ऑफ का। बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक। लेकिन अब आप जब तक सेल डीड नहीं बनाओगे, प्रॉपर्टी नहीं बिकी।
और सेल डीड जब आप बना रहे थे तब आपको क्या करना है? अरे आप जब सेल डीड बनाओगे तो रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्टर करवाओगे, है ना? सो रजिस्ट्रेशन, फिर आपको स्टाम्प ड्यूटी भी दोगे, ठीक है? तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ से नहीं बताया कि जी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगनी है, स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगनी है, कौन बता रहा है? रजिस्ट्रेशन एक्ट बताएगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन एक्ट विल टेल यू कि अच्छा जी अगर आप सेल डीड बना रहे हो तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 17 में कि सेल डीड जो है वो रजिस्टर होना जरूरी है अगर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 100 रुपए से ज्यादा है। एक चीज हो गई। फिर स्टैंप लॉ कहेगा कि जी इफ यू आर गेटिंग अ कन्वेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगता है। सो आप मुझे बताओ कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में सारी चीजें बता पा रहा है? नहीं बता। कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिर्फ आपको यह बता रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें इकट्ठा करोगे, फिर वो आगे कैसे कैसे होगा उसके लिए दूसरे लॉज की आपको हेल्प लेनी पड़ रही है। सो कैन यू से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एन एग्जॉस्टिव लॉ? नो। और दूसरी चीज, जब भी कोई लॉ एग्जॉस्टिव होगा तो उसके प्रियम्बल में ना आपको एक वर्ड मिलेगा, कंसोलिडेट। कोई भी एक्ट जब आप पढ़ते हो उस एक्ट के प्रियम्बल में अगर कंसोलिडेट वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है, एग्जॉस्टिव है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव वर्ड जो है वो नहीं लिखता, इसका मतलब दिस लॉ इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो बियर एक्ट के ऊपर ही लिख लेना, और कॉपी पे है तो कॉपी पे लिख लो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसको समझने के लिए दूसरे कानूनों की आपको सहायता, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, बिना उनके नहीं चलेगा, ठीक है? दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। और जब ये एग्जॉस्टिव नहीं है तो इट इज टू बी रेड विथ सम अदर लॉज ऑल्सो। इट इज टू बी, लिख लेना ब्रैकेट में, इट इज टू बी रेड विथ सम अदर लॉज ऑल्सो। कुछ दूसरे कानूनों के साथ इसको पढ़ना पड़ेगा। इट इज टू बी रेड विथ सम अदर लॉज ऑल्सो। बेसिक चीज क्लियर हुई? प्रियम्बल में जब एग्जॉस्टिव वर्ड नहीं है, कंसोलिडेट वर्ड नहीं है, तो वो एग्जॉस्टिव नहीं होता वो लॉ। और दूसरी चीज, ये सर्टेन पार्ट्स वर्ड कहता है कि ये लॉ अपने आप में पूर्ण नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स के लेके और भी चीजें आपको देखनी है। इसके बाद आप लोगों ने, आई डोंट नो, आप क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस से आते हैं, तो जैसे 3 ईयर और 5 ईयर लॉ का करिकुलम में डिफरेंस होता है, ठीक है? कुछ में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 ईयर में शायद वो सब्जेक्ट्स ना हो। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ कुछ लॉज ऐसे हैं जो साथ में चल रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जब भी आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांसफर्स करोगे वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट है। आप मॉर्गेज कर रहे हो, लीज कर रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो, क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये? इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अलग से एक स्पेशल लॉ है जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ चलेगा, राइट? सिमिलरली हमारे पास एक कानून है दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ चलता है। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऐसी टर्म्स आपको मिलती है। तो एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तीसरा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ जाए तो प्रोसीजर सीपीसी के हिसाब से चलेगा। सीपीसी विल गिव यू द कॉम्प्लीमेंटैरिटी कि कैसे आपको आपके राइट्स मिलेंगे, राइट? फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो रजिस्ट्रेशन एक्ट साथ में चलेगा, ये साथ में आ गया। फिर अगर स्टाम्प ड्यूटी लगनी है तो स्टैंप एक्ट साथ में आ गया। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अब ये सारे लॉ इकट्ठा उठा दूंगा, ऐसा नहीं, लेकिन आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट शायद टीपीए के साथ रिलेट कर रहा हो सकता है एसआरए के साथ रिलेट कर रहा हो सकता है रजिस्ट्रेशन या स्टैंप एक्ट के साथ भी रिलेट कर रहा हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ, राइट? इसके बाद जैसे हमने स्टार्टिंग में ही एक चीज डिस्कस करी और जैसे मुस्कान ने कहा कि रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हों, तो उसी के लिए हम आ जाते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होगा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द प्रोसेस, या हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी देयर इन एग्जिस्टेंस। तो या तो ये ओरल हो सकता है या ये रिटर्न में हो सकता है। इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटर्न।
कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको हमेशा एक चीज समझनी है कि अगर किसी लॉ के अंदर रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट करना मैंडेटरी रखा गया है, जैसे मैंने अभी आपको टीपीए का एग्जांपल दिया कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी मोर देन द वैल्यू ऑफ 100 मैंडेटरी टू बी इन रिटर्न फॉर्म, तभी रजिस्टर होगा। चलो, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से आप लोग डेवलप कर रहे हैं कि अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जब यूज हुआ तो पहली चीज ये ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इस सब्जेक्ट की बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि जब आप कोर्ट्स में जाते हो, आप टीपीए के अंदर केसेस देख रहे हो, सेल के केसेस देख रहे हो, मॉर्गेज के केसेस देख रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट साथ में ही चल रहा है। बेशक वो अपेरेंट नहीं है, सामने नहीं है, लेकिन बैकएंड पे यही काम कर रहा है सब कुछ। अगर आपको डिफेंसेस लेने हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें आप कोर्ट के अंदर बीइंग अ डिफेंस अपना रेज कर सकते हैं। वो आपको आइडिया होना चाहिए कि रिलेट कैसे करना है। तीसरी चीज कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो एग्रीमेंट के लिए जैसे आपने बताया और जो कानून में लिखा भी है कि एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस बिटवीन द पार्टीज, है ना, प्रॉमिस बिटवीन द पार्टीज। सो एग्रीमेंट इज प्रॉमिस, प्रॉमिस। तो कोई भी एग्रीमेंट अगर आप करते हो, इसका मतलब जब भी आपने प्रॉमिस किया कि अच्छा मैं ये काम आपके लिए करूंगा, आपने कहा मैं ये काम आपके लिए करूंगा, तो देयर इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, है ना। तो इसका आउटकम क्या है? Whenever there is an agreement, जिसको हम प्रॉमिस के नाम से डिनोट करते हैं, तो इसके ना 3 आउटकम्स होते हैं बेटा। 3 चीजें हो सकती हैं। या तो ये वॉइड हो जाएगा, इधर इट विल बी वॉइड, जिसको हम वॉइड एग्रीमेंट के नाम से डिनोट कर देते हैं। हर एग्रीमेंट के 3 फेट होना पॉसिबल है। या तो ये वॉइड है, वॉइड का मतलब इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, something which is not enforceable by law, जिसकी कानूनी रूप से आप इन्फोर्सेबिलिटी नहीं करवा सकते। कोर्ट में जाओगे, कोर्ट बोलेगा ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा है वो एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट तो बना, लेकिन उसका नेचर जो था वो वैलिड नहीं हो पाया, वॉइडेबल नेचर का रह गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग नहीं होता, दोनों पार्टीज पे नहीं, एक पार्टी पे बाइंडिंग होगा और दूसरी पार्टी के ऑप्शन पे होगा, दूसरी पार्टी के ऑप्शन पे। तो हम कहते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज विच आर इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। एक व्यक्ति की मर्जी है, अगर वो चाहे तो वॉइड कर दे, चाहे तो वैलिड कर दे, लिख लो। तो कुछ जो अभी हमने चर्चा करी, उस चर्चा का निष्कर्ष, कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जी पहली चीज, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में है, एंट्री नंबर 7 में रहेगा, ये आपने याद रखना है, ये मतलब एमसीक्यूज के लिए रेलेवेंट है। दूसरी चीज आपने ध्यान में रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इट इज नॉट अ कंप्लीट लॉ। इसको समझने के लिए दूसरे लॉ की हेल्प आपको लेनी पड़ सकती है। तीसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ सब्सटैंटिव लॉ। इस सब्सटैंटिव लॉ के साथ और सब्सटैंटिव लॉ साथ में चल सकते हैं, जिसमें जैसे आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ रहा है या रजिस्ट्रेशन एक्ट जो प्रोसीजरल पार्ट में आता है, रजिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर। तीसरी चीज, कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को आप कोर्ट से इन्फोर्स करवाओगे, तो सीपीसी आपको बताएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको बताएगा, राइट। अब ये सारी डिस्कशंस के बाद हमने समझा कि एग्रीमेंट जो है वो कैसे होगा, ओरल होगा या रिटर्न होगा, तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन अगर रिटर्न में कहा है तो रिटर्न में ही होगा, फिर ओरल नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट जो भी हमने डिस्कस किया कि एग्रीमेंट का फेट क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन, क्या होगा लास्ट में, तो या तो वॉइड हो जाएगा, या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, या वैलिड हो जाएगा। अगर वॉइड है तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग भी नहीं है। दूसरा, एक पार्टी के ऊपर बाइंडिंग है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, और तीसरा जो है वैलिड, वो दोनों के ऊपर बाइंडिंग है। तो ये बेसिक चीजें जब आपकी क्लियर हो गई, तो इसके बाद मैं आपको डेफिनेशंस पे लेके जाने वाला हूं, ठीक है। डेफिनेशंस में जाने से पहले सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ऑफर और प्रपोजल, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है या ये दोनों सेम है? क्या लगता है आपको? सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफर वर्ड यूज हुआ है, आप लोग अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ें तो ऑफर वर्ड आपको नहीं मिलता है, आपको प्रपोजल वर्ड मिलता है। ऑफर जो टर्म यूज हुई ये इंग्लिश लॉ में है,
ऑफर इज यूज्ड इन इंग्लिश लॉ, और प्रपोजल जो है वो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम कहते हैं ना जर्नल ऑफर, अलग अलग तरह के ऑफर्स हैं व्हाटएवर, तो हम ऑफर वर्ड यूज करते हैं क्योंकि वो सारी टर्म्स इंग्लैंड से आई हैं, सारी टर्म्स इंग्लैंड से हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, हमने पहले ही बात करी, लेकिन इंडिया में इसको रेटिफाई किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इसकी क्रिएट की गई है, सो इट इज वैलिड। लेकिन दोनों में डिफरेंस बस इतना है, ऑफर इज यूज्ड इन इंग्लिश लॉ, प्रपोजल टर्म इज यूज्ड इन इंडियन लॉ, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, हाँ भाई बता ऑफर और प्रपोजल में क्या डिफरेंस है, अब वो बच्चा ऐसा परेशान हो जाता है कि सर डिफरेंस तो पता नहीं है ही नहीं कोई डिफरेंस। द ओनली डिफरेंस इज, एक इंग्लैंड में हम उसको ऑफर कहते हैं, इंडिया में हम प्रपोजल कहते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ए, जो मैं डेफिनेशंस पार्ट में अब आपको लेके जा रहा हूं। तो 2 क्लॉज ए आपको प्रपोजल की डेफिनेशन बताता है। प्रपोजल, प्रपोजल निकालेंगे सभी लोग, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ए। देखो प्रपोजल की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ए लिखा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, सिग्निफाई वर्ड को अंडरलाइन करो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, सिग्निफाई का मतलब हुआ कुछ बताना, कुछ मैनिफेस्ट करके बताना, है ना। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू to obtain the assent of that other to such act or abstinence is said to make a proposal। proposal का मतलब क्या है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ बताए, दूसरे व्यक्ति की हामी लेने के लिए, असेंट वर्ड यूज हुआ ना, असेंट का मतलब होता है हामी लेना। असेंट वर्ड और कंसेंट वर्ड में डिफरेंस है, असेंट में और कंसेंट में डिफरेंस है। जब असेंट वर्ड हम यूज करते हैं तो ये वन पार्टी की बात करता है, सिंगल पार्टी की बात करता है। कि अगर मैं, चलो एक बात कहता हूं कि मैंने आज आपको एक ऑफर दिया कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं, राइट। अब इसको हम प्रपोजल की डेफिनेशन में कैसे फिक्स करेंगे, दैट आई एम सिग्निफाइंग यू, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो मैं अपनी गाड़ी आपको बेचना चाहता हूं, ये मैं सिग्निफाई कर रहा हूं आपको। क्यों कर रहा हूं? टू ऑब्टेन योर असेंट। अगर आप असेंट कर दें तो ये प्रॉमिस हो जाएगा, अगर आप ना करें तो कोई प्रॉमिस नहीं। सो आई एम ट्राइंग टू ऑब्टेन योर असेंट एंड इट मींस आई एम मेकिंग अ प्रपोजल। सो सिर्फ अगर मैं आपको कुछ ऑफर दे रहा हूं, अभी आपने एक्सेप्टेंस थोड़ी किया, बट आई एम मेकिंग दैट ऑफर सो दैट यू मे एक्सेप्ट यू मे नॉट। तो आपका असेंट लेने के लिए अगर कोई भी ऑफर आपको दिया जा रहा है, इट मींस इट इज प्रपोजल। तो बेसिक सी एक चीज यहां से क्लियर हो गई कि प्रपोजल में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ मैसेज दे रहा है और सामने वाले की हामी लेना चाहता है। अब जब हमने असेंट वर्ड यूज किया, इसका मतलब अभी हमें सामने वाले की हामी मिली नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो एग्री होगा। लेकिन अगर सामने वाला असेंट दे दे तो देखो, एक प्रपोजर जो है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेचूंगा या आप खरीदना चाहते हो, तो आई एम सिग्निफाइंग यू माई विलिंगनेस। मेरी विलिंगनेस क्या है यहां पे? गाड़ी बेचना, ठीक है। क्यों मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूं? विद अ व्यू टू ऑब्टेन योर असेंट। आई एम नॉट सेइंग कि आपने यस कर दिया, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप यस शायद करें। तो अगर आप असेंट कर दें और मैं तो वैसे ही अपनी विलिंगनेस शो कर रहा हूं, तो जब दोनों लोगों का असेंट मिल जाए तो इट विल टर्न इनटू कंसेंट ऑफ द पार्टीज। असेंट प्लस असेंट इज इक्वल टू कंसेंट। दोनों को सिंगल सिंगल हम देख रहे हैं, ये प्रोमिजर का असेंट है, ये प्रोमिजी का असेंट है, और दोनों मिल गए तो कंसेंट है सर, और कंसेंट फ्री होना चाहिए, ठीक है। असेंट प्लस असेंट इज इक्वल टू कंसेंट ऑफ द पार्टीज।
सो ऑफर वर्ड जो है, या जिसको हम प्रपोजल नाम से डिनोट करते हैं, इसमें एक चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि यू आर सिग्निफाइंग योर विलिंगनेस। आप कुछ करना चाहते हो या आप दूसरे व्यक्ति को मैसेज दे रहे हो, राइट। अब सामने वाला अगर यस कर दे, जैसे मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू सेल माई व्हीकल टू यू एंड आई एम सिग्निफाइंग माई विलिंगनेस टू यू विद द व्यू टू ऑब्टेन योर असेंट। अब ये ऑफर है, मेरी तरफ से ऑफर है। अब क्या ये मैंडेटरी है कि आप यस कर देंगे? नो। ठीक है। क्या ये मैंडेटरी है कि अगर मैंने अपनी गाड़ी की कीमत 10 लाख रखी है तो आप 10 लाख में ही मान जाएंगे? नो, यू माइट ट्राई टू नेगोशिएट। तो जब नेगोशिएशन आ जाती है ना, तो ऑफर लैप्स हो जाता है। जब नेगोशिएशन आ जाती है, हमेशा ध्यान में रखना, जब नेगोशिएशन आ जाएगी ऑफर लैप्स हो जाएगा। क्यों? ये कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर, जिसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर्स। आप लोगों ने वो टीवी पे एक सीरियल आता है, वो एक सीरीज आती है शार्क टैंक, देखा आप लोगों ने? उसमें देखा काउंटर कर रहे हैं, हम आपको काउंटर कर रहे हैं। वो काउंटर ऑफर का मतलब क्या है? काउंटर ऑफर का मतलब ये है कि अगर, ध्यान से सुनते जाना, कि अगर मैंने आपको एक ऑफर या प्रपोजल दिया है एक गाड़ी, एक कार बेचने का, एंड द वैल्यू आई हैड कोटेड इज 10 लाख रुपीज। सपोज मैंने आपको ये ऑफर दिया, यू आर मिस्टर बी, आई एम मिस्टर ए। दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो आप यस कर दोगे या आप नेगोशिएट करोगे, और तीसरा जो सिनेरियो है वो आप नो कर दोगे, राइट। तो अगर तो आपने यस कर दिया तो यू हैड गिवन योर असेंट टू मी, तो ये असेंट हो गया, तो एग्रीमेंट बन गया। अगर आपने यस कर दिया तो हमारे बीच में जो है एग्रीमेंट फॉर्म हो चुका है, क्योंकि मेरा प्रॉमिस था, मैंने आपको गाड़ी बेचने का प्रॉमिस किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे बीच में प्रॉमिस हो चुका है। वो प्रॉमिस ही एग्रीमेंट है। दूसरा, अगर आप नो कर देते हो तो कोई एग्रीमेंट फॉर्म हुआ? मैंने कहा मैं गाड़ी बेचना चाहता हूं, आपने बोला सर हमें नहीं लेनी आपकी पुरानी गाड़ी, मना कर दिया आपने, ठीक है। सो इट मींस देयर इज नो एग्रीमेंट। और तीसरा है कि आपने मेरे साथ मोल भाव करना शुरू किया। आपने कहा नहीं नहीं सर 10 लाख तो बहुत ज्यादा है, गाड़ी दिखाओ। मैंने गाड़ी दिखाई, आपने कहा सर इसके 8 लाख देंगे। तो जैसे ही आपने 8 लाख की बात करी ना, मेरा ऑफर ही लैप्स कर गया। इसका मतलब आपने काउंटर किया, तो आप मेरी गाड़ी को 8 लाख में खरीदना चाहते हैं, 8 लाख में। तो इसका मतलब अब ऑफर कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। यू आर मेकिंग अ काउंटर ऑफर टू मी। और एक्सेप्ट कौन करेगा? मैं करूंगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं 8 लाख में नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो जैसे ही नेगोशिएशंस आ जाती हैं, काउंटर ऑफर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और काउंटर ऑफर में ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगा। तो ये जब हम आएंगे ना टाइप्स ऑफ ऑफर, मैं कल करवाऊंगा आपको, तो वहां पे अलग अलग तरह के ऑफर्स है, जर्नल ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, वो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आपको ये अभी से अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है कि जी जब नेगोशिएशन हुआ, शुरू हुआ, तो ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गया। तो हमें देखना पड़ेगा कि अब प्रपोजर कौन है और प्रोमिसी कौन है, करेक्ट। इसके बाद सेकेंड पार्ट में आते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर बी के अंदर, जो डेफिनेशन एक्सेप्टेंस की पढ़ी जाती है लेकिन है नहीं, ये डेफिनेशन प्रॉमिस की है, ठीक है। कि प्रॉमिस क्या बनेगा, तो ध्यान से देखो अगर, और एग्जाम में ना एक बहुत बेसिक सा सवाल आता है कि जी प्रॉमिस कब हुआ, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तब प्रॉमिस हुआ या कुछ और सिनेरियो है? तो आपको आंसर इसका डेफिनेशन देता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर बी सी। कह रहा है द पर्सन, when the person to whom the proposal is made, जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया, proposal is made signifies his assent, आपने हामी दे दी, you are signifying your assent, तो प्रपोजल क्या बन गया? हम कहेंगे प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, एंड प्रपोजल नाउ बिकम्स प्रॉमिस। तो बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है, व्हाट बिकम्स प्रॉमिस? एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस? नो, प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस। प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस। क्या लिखा है? प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। तो प्रॉमिस बना क्या? प्रपोजल प्रॉमिस बना, राइट। एग्जाम में कभी भी, और ये 100% एश्योरेंस होती है, ऐसे सवाल आ जाते हैं, ठीक है, कि क्या प्रॉमिस बनता है? प्रपोजल प्रॉमिस बनता है या एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बनता है? प्रपोजल प्रॉमिस बनता है।
कैसे बनेगा उसका उदाहरण देता हूं। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, टेक्निकलिटीज में कैसे चलता है उसको समझो। दिमाग फ्रेश है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल समझो, ठीक है। टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स सपोज देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए। आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सी चीज प्रॉमिस बन रही है और दूसरा व्यक्ति बदले में क्या देगा। करेक्ट? देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए, ही प्रपोजेस बी टू सेल हिज कार। ए ने बी को प्रपोजल दिया है कि मैं अपनी गाड़ी आपको बेचना चाहता हूं। तो हम इसको कहां पे लेके जाएंगे? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ए के अंदर। क्यों ले गए? अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू एंड टू और टू एब्सटिनेंस टू डू विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पर्सन। तो ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? प्रपोजल है, प्रपोजल। अब अगर बी ने कुछ भी नहीं कहा, ना हां की ना की, फिर एक्सेप्टेंस हुआ? नहीं हुआ। साइलेंस से एक्सेप्टेंस होता है? नहीं होता। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास है ना, मेयर साइलेंस डू नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, तो वो भी नहीं है। अब बी ने यस कर दिया, इट मींस ही एक्सेप्ट्स, ही इज गिविंग हिज असेंट। हम इसको और भाषा में नहीं कहेंगे, हम टेक्निकल भाषा में यूज करेंगे, तो हम कहेंगे बी गिव्स असेंट। तो जैसे ही बी ने अपना असेंट दे दिया, ए क्या मांग रहा था? असेंट ही तो मांग रहा था, हामी तो मांग रहा था, उसने दे दी हामी। तो जैसे असेंट दे दिया तो एक्सेप्टेंस हुआ। अब कौन सी चीज जो है वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हुई? प्रपोजल प्रॉमिस में हो गया। तो ये जो कह रहा था ना कि मैं अपनी गाड़ी आपको देना चाहता हूं, अब ये इससे बाध्य हो गया, बाउंड हो गया, बिकॉज दिस प्रपोजल इज नाउ टर्न इनटू प्रॉमिस। क्यों? क्योंकि सामने वाला लेने के लिए रेडी बैठ गया है, अब आप मना नहीं कर पाओगे। द मोमेंट द प्रपोजल इज टर्न इनटू प्रॉमिस, एग्रीमेंट इज फाउंड माय डियर, एग्रीमेंट बन चुका है, ठीक है। द मोमेंट प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, देयर इज प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस मींस एग्रीमेंट। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ई निकालो जरा, सेक्शन 2 क्लॉज ई। कोई व्यक्ति पढ़ते पढ़ते थक जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज ई क्या लिखा है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ये लिखा है। आप इसको दो हिस्से में डिवाइड करो, प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। दो चीजें है ना, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, यही लिखा है एज इट इज। सो इट मींस ये दो चीजें चल रही हैं, हर प्रॉमिस एग्रीमेंट है और हर सेट ऑफ प्रॉमिस। सेट ऑफ प्रॉमिस अभी हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसको अभी के लिए छोड़े। तो हम एक चीज तो समझ गए ना कि एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो हो गया सर। अब ए ने अपनी गाड़ी देने का प्रपोजल किया था, सामने वाले ने यस कर दी, प्रपोजल प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास एग्रीमेंट बन गया। बी ने बदले में क्या देना है? कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। तो इसका मतलब प्रॉमिस के बदले में आपको क्या मिलता है? हाँ, आप मुझे बताओ प्रॉमिस कर कौन रहा है? ए कर रहा है ना, क्योंकि ए ने प्रपोजल दिया था, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, तो ए का प्रपोजल प्रॉमिस हो गया। इसका मतलब ए ने बी को वादा किया है कि मैं अपनी गाड़ी दूंगा, तो बी जो है बदले में क्या देगा? कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। और यहीं पे फिर जब वो कंसिडरेशन की बात आएगी तो हम कहते हैं कि कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। एवरी प्रॉमिस हैज सर्टेन प्राइस, ये टेक्निकल चीज आ गई। अब हर प्रॉमिस की एक कीमत है, एवरी प्रॉमिस हैज सर्टेन प्राइस, और वही प्राइस जो है वो कंसिडरेशन, ठीक है। लिख लो, समझ में आया कुछ? ठीक है, तो लिखेंगे that whenever proposal is accepted, whenever proposal is accepted,
then the proposal becomes promise. Whenever proposal is accepted, then proposal becomes promise. And the acceptor, या promisee कह लो, promisee, acceptor oblique करके promisee लिख लो, एक ही बात है. The promisee pays price for the promise, या pays consideration for the promise. Promisee pays consideration for the promise. Promisee pays consideration for the promise. तो आपको माय डियर कोई भी व्यक्ति अगर पूछे कि जी प्रोमिजर क्या देता है, तो हम कहेंगे इसीलिए तो उसको प्रोमिजर कहा जा रहा है, क्योंकि वो प्रॉमिस दे रहा है. और प्रोमिजी क्या देता है? कंसिडरेशन देता है. और कभी कभी नहीं भी देता. कभी कभी वो कंसिडरेशन के बदले में उल्टा प्रॉमिस दे देता है. जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक ही एग्जांपल पे चल रहा हूं. मैंने कहा ए बी को कहता है मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं. बी ने एक्सेप्ट किया, तो ए का प्रपोजल प्रॉमिस बन गया. अब सवाल उठा बी बदले में क्या देगा, क्योंकि कुछ तो देना पड़ेगा सर, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा. सो एवरी प्रॉमिस हैज सर्टेन प्राइस, राइट? सो ईदर बी इज गिविंग कंसिडरेशन, तो या तो पैसा दे दे तो बात खत्म, या वो ये कहता है कि मैं इसके पैसे आपको 2 महीने बाद दूंगा. तो प्रेजेंट में कुछ दिया नहीं. क्या दिया प्रेजेंट में आपने? प्रॉमिस. आपने भी प्रॉमिस कर दिया कि आप गाड़ी दे दो, मैं 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा. सो इसी को कहते हैं सेट ऑफ प्रोमिसेस, जिसको हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी कह देते हैं. कि जब प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस आ गया, यहां से प्रॉमिस आया था गाड़ी देंगे, वहां से प्रॉमिस आ गया पैसा 6 महीने बाद देंगे, तो एवरी प्रॉमिस कैन इन रिटर्न हैव अ प्रॉमिस ऑल्सो. तो जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो ना, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर डी निकालो, तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में 2 चीजें आती हैं. ठीक है, 2 चीजें. कभी कभी कंसिडरेशन आपको बदले में कुछ वैल्यू मिलती है, और कभी कभी कंसिडरेशन की जगह पे आपको प्रॉमिस मिल जाता है. ठीक है, कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर डी. बहुत अच्छी बात कर रहा है. देखो, हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको ब्रीफ बता रहा हूं. को लिखा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन डन और एब्सटेन, डज और एब्सटेन और प्रोमिसेस टू डू. ये लिखा है ना, प्रोमिसेस टू डू. ये है प्रॉमिस, ये जो एक्सेप्टर दे रहा है. इफ द प्रोमिजी प्रोमिसेस टू डू, बस 2 चीजें जोड़ लो आप. Whenever promisee is promises to do, then that promise is consideration for the promise. 4 शब्द उठाए मैंने नहीं पढ़ाया आपको कुछ और, मैंने सिर्फ 4 शब्द उठाए. promisee promises to do, that promise is called consideration for the promise. क्योंकि promise के बदले में consideration जारी है सर, और promise किसने किया था? प्रपोजर ने, प्रोमिजर ने तो किया था. ठीक है, तो ये इसके बाद जैसे मैंने सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर सी की बात करी, तो इसको गो थ्रू कर लो, कुछ भी नहीं है. दैट द पर्सन मेकिंग प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज प्रोमिजी. तो एक जनरल सी बातचीत है, इसमें कुछ खास नहीं. चलो, तो वो सारी चीजें तो हमने समझ ली जो यहां पे लिखी हैं, और जिसके ऊपर हमने बहुत देर से चर्चा कर ली. लगभग 1.5 घंटा हो गया हमें चर्चा करते. ठीक है, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक चीज ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी नहीं है, लेकिन चाहिए जरूर. बताओ क्या? लिखा नहीं है पर चाहिए. नहीं, कॉम्पिटेंसी तो लिखी है. पार्टीज मस्ट बी साउंड, दे मस्ट बी ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी. कॉम्पिटेंसी की बात आती है. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है. ऐसी क्या चीज है जो लिखा नहीं है लेकिन चाहिए, और उसके ऊपर बात कोई नहीं करता? है कुछ ऐसा दिमाग में? जितने लोग ऑनलाइन है, एनी आइडिया? नहीं, वो तो सब्जेक्ट मैटर तो चाहिए ही. ठीक है, एक चीज जो है दैट इज इंटेंशन टू फॉर्म लीगल रिलेशंस. अगर आपका इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाने का नहीं है, तो फिर ये एग्रीमेंट और ये प्रॉमिस काम नहीं करते. ठीक है, तो एक हेडिंग लिखना, दैट इज देयर मस्ट बी इंटेंशन to form legal relations.
इंटेंशन टू फॉर्म लीगल रिलेशंस, लीगल रिलेशंस। अगर आप लीगल रिलेशन बनाने के इंटेंट से प्रपोजल नहीं कर रहे हो, प्रॉमिस नहीं कर रहे हो, तो फिर इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोर्ट में नहीं चलेगा ये। जैसे उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप में से कुछ लोग मैरिड है, मैं भी मैरिड हूं, ऐसे उदाहरण आ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति मिस्टर एच, इसने अपनी वाइफ को कहा कि भाग्यवान आज खाना बहुत अच्छा बना है, कल मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज गिफ्ट करूंगा, राइट? अब अगले दिन कुछ नहीं दिया, अब वाइफ कहती है आपने बोला था कल, ठीक है? सो कैन वाइफ सू फॉर दिस अगेंस्ट हस्बैंड? आंसर इज नो। व्हाई? देयर इज नो इंटेंशन टू फॉर्म लीगल रिलेशंस, क्योंकि आपका कोई ऐसा इंटेंट नहीं है कि अच्छा मैं अगर नहीं दूंगा तो कोर्ट में चली जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। सिमिलरली एक केस बड़ा मशहूर केस है, वेल्फर वर्सेस वेल्फर के नाम से, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वो इसी पॉइंट पे है, ठीक है? केस का नाम लिख लीजिएगा, इट इज वेल्फर वर्सेस वेल्फर। वेल्फर वर्सेस वेल्फर। तो पॉइंट कुछ ऐसा हुआ कि जी हस्बैंड जो था वो कुछ काम करने के लिए एक दूसरे देश गया, तो उसने वाइफ को कहा कि भाग्यवान जब तक मैं नहीं आऊंगा ना तुम्हें कुछ पैसे भेजता रहूंगा, वहां से खूब पैसा कमाऊंगा मैं। सिलोन गया वो, है ना? तो वो चला गया, ऐसा नहीं था कि कोई मेंटेनेंस की दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसने वैसे ही हॉस्पिटैलिटी के तौर पे उसने ऐसा प्रॉमिस करके चला गया। अब वो विदेश चला गया और पैसा उसने भेजा नहीं। जब वो वापस आया तो उसकी वाइफ ने केस कर दिया कि जी ये गया था विदेश और बोल के गया था कि इतने मेरे को पाउंड जो है वो भेजेगा वहां से, इसने एक पैसा नहीं भेजा सर। तो कोर्ट ने एक सवाल पूछा कि जब इसने आपको प्रॉमिस किया था ये, तो क्या आपकी कोई लीगल रिलेशंस थे जिसको लेके ये सब हुआ था? बोले नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं था, ये सिर्फ मुझे खुश कर रहा था कि मैं पैसे दूंगा तो वाइफ खुश हो जाएगी। तो कोर्ट ने कहा ये चीजें कोर्ट में थोड़ी चलती हैं। लॉर्ड जस्टिस एटकिन ने जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि इफ यू आर नॉट हैविंग एनी इंटेंशन टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशन, दैट थिंग कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन द कोर्ट। तो इस पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, राइट डाउन। ये जजमेंट जो है 1919 का, 1919 का जजमेंट है, और लॉर्ड जस्टिस एटकिन हैड डिलीवर्ड द जजमेंट। तो बस ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाने का नहीं है, और लीगल रिलेशन मतलब जिसके कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएं, तो फिर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने अपने दोस्त को कहा कि कल से हम दोनों जिम जाएंगे, या हम दोनों जो है सुबह वॉक पे जाएंगे, जैसे इन दोनों ने किया होगा शायद, ठीक है? तो आपने कहा, अब अगला सुबह उठा ही नहीं, आप फोन करते रह गए कि यार तूने मुझे प्रॉमिस किया था मेरे साथ जाएगा, राइट? सो इन दैट सिनेरियो कैन यू से देयर इज अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन? द आंसर इज नो। आपने एक व्यक्ति को कहा कि आज रात को हम खाना इकट्ठे खाएंगे, लेकिन बिल तुम दे देना, ठीक है? अब वो आया ही नहीं, सो यू आर नॉट हैविंग एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो लॉर्ड जस्टिस एटकिन ने कहा कि जितने भी पर्सनल रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए लोग एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते, ठीक है? जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में तो रोज ही हो जाते हैं, ठीक है? जो मैरिड हैं वो समझते होंगे शायद। चलिए बात करते हैं आगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए ना, दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन मस्ट बी देयर। इसके बाद एक और केस है इसमें, इस केस के भी रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। इट इज मैकग्रेगर, McGregor, मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर, मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर, GREGOR, मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर। ये 1888 का जजमेंट है, 1888। हुआ क्या कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में ना बहुत सारे लिटिगेशंस चल रहे थे, ठीक है? इंग्लैंड का केस है, लिटिगेशंस चल रहे थे। तो दोनों के बीच में एट द एंड ये हुआ कि हम अपनी अपनी कंप्लेंट्स को विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन वन पार्टी विल पे दिस मच ऑफ अलाउंस टू द अदर, राइट? बात समझे? जैसे आज के जमाने में भी कोई हस्बैंड वाइफ के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो तो कितने सारे केस आ जाते हैं कि वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया, हस्बैंड ने क्रुएलिटी का डाल दिया, ग्रीवियस हर्ट का डाल दिया, अलग अलग मुकदमे आ गए। दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ
कि हम अपनी अपनी कंप्लेंट्स विड्रॉ कर रहे हैं, शर्त यह है कि वन पार्टी विल पे दिस मच ऑफ अमाउंट टू द अदर, अलाउंस पे करने का एग्रीमेंट हुआ। अब उन्होंने जब एग्रीमेंट कर लिया तो अलाउंस पे किया नहीं हस्बैंड ने, तो इसके बाद कोर्ट में चले गए। तो यहां पे देयर वाज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, क्योंकि आप वो अलाउंस जो है मुफ्त में तो नहीं दे रहे हो। क्या कंडीशन है? यू विल विड्रॉ योर कंप्लेंट्स। तो मैग्रेगर के केस में कोर्ट ने कहा कि इफ यू आर हैविंग दिस इंटेंशन दैट यू विल टेक एनी लीगल एक्शन या देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, तो फिर ये कोर्ट में चलेगा, फिर आपको वो अलाउंस देना पड़ेगा। तो जैसे हमारे कोर्ट्स में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लेट सपोज डाइवोर्स हुआ, म्यूचुअल टर्म्स में हुआ, वाइफ को कोर्ट ने कहा कि आपको इतनी मेंटेनेंस मिल जाएगी, हस्बैंड अगर ना दे तो केस होता है कि नहीं होता है, एग्जीक्यूशन होती है नहीं होती? यस। सो दैट इज द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इसीलिए तो आपने केस विड्रॉ किया था। तो रखेंगे ना, तो एक चीज मैं और डिस्कस कर लेता हूं। एक और केस है जिसमें अगेन, क्योंकि एमसीक्यू उसमें कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा रोल आपके एग्जाम में क्या है ना, वो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 10 क्वेश्चन आने हैं, कम से कम 5-6 सवाल आपके केस लॉस बेस्ड होंगे। जैसे मैच मेकिंग आ जाती है या डायरेक्ट कोई केस लॉ आपसे पूछ लिया, तो केसेस की रिलेवेंसी यहां पे सबसे ज्यादा है। सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, केस लॉस के ऊपर काम जरूरी है। तो एक लास्ट केस इसी पॉइंट पे रहेगा, केस का नाम लिख लेना, इट इज जॉन्स वर्सेस पेडवेटन। जॉन्स वर्सेस पेडवेटन, PADAVATTEN, जॉन्स वर्सेस पेडवेटन। ये 1969 का केस है, 1969। अब इंग्लिश केस है, वैसे तो अगर जितने भी इंग्लिश केसेस होते हैं इनमें आपको ना ईयर लिखने की जरूरत नहीं होती। जब आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट साइट करते हो, यू मस्ट हैव टू मेंशन द ईयर ऑफ जजमेंट। इंग्लिश केसेस में इट इज नॉट दैट मच मैंडेटरी रिक्वायर्ड, राइट? तो एक पॉइंट बस इसमें यही है कि फैमिली अरेंजमेंट्स जो होती हैं, कि फादर ने सन को कह दिया कि तू अच्छे से पढ़ाई कर, मैं तेरे को कल गिफ्ट दूंगा, ठीक है, ये फैमिली प्रोमिसेस हैं, फैमिली अरेंजमेंट्स हैं, ये लीगली कोर्ट्स में नहीं कंटेस्ट किए जा सकते। तो लास्ट पॉइंट इसमें आता है, राइट डाउन, दैट इट वाज हेल्ड दैट देयर इज अ प्रिजम्पशन, it was held that, comma, it was held that, comma, there is a presumption that family arrangements are based upon mutual trust, family ties and affection, based upon based upon mutual trust, family ties and affection। और ये तो हर परिवार में होता है, और स्वाभाविक तौर पे आपके परिवार में भी होता ही होगा, ठीक है। जैसे मैं जब क्लास लेने आता हूं तो मेरी बेटी कहती है पापा आते हुए चॉकलेट लेके आना, तो मैं भी प्रॉमिस करके आ जाता हूं, तो जाता तो मैं कभी भी नहीं हूं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ अफेक्शन, बिकॉज ऑफ फैमिली टाई, बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज गोइंग टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशन बिटवीन अस। तो लिख लेंगे, थोड़ा सा खुला दिमाग के कुछ दरवाजे खुलने जरूरी हैं, कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत एक सेकेंडरी सब्जेक्ट है। मैं बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही जाएगा, ठीक है, ये एक सेकेंडरी सब्जेक्ट है लोगों की समझ में, लेकिन सेकेंडरी है नहीं सर ये। इसकी भी समझ उतनी जरूरी है जितने आपको बीएनएसएस और बीएसए और बीएनएस की रिक्वायरमेंट है, वैसा ही चलेगा। क्योंकि एग्जामिनर विल ट्राई टू टेस्ट यू, आपको ऐसा सीधे सीधे सवाल नहीं डालेगा कोई भी कि अच्छा बताओ जी माइनर का एग्रीमेंट कैसा होता है, वो सबको आता है। अगर 10,000 बच्चे भी पेपर दे देंगे 10,000 को आता होगा, लेकिन जब आपको कॉम्प्लेक्सिटी पूछेंगे ना कि माइनर को कोई चीज मिली है और माइनर के साथ एग्रीमेंट हो गया, तो क्या रिस्टोरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वहां पे वो देखेंगे कि क्या आपको 33 का कोरिलेशन आता है सारे के साथ, दे आर गोइंग टू टेस्ट यू। तो दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव, और उसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग काम करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे।